नमस्कार, मैं राशिद। यूपी में सियासत का समुद्र मंथन पूरा हो गया। योगी आदित्यनाथ ने 46 मंत्रियों के साथ आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। सीएम बनने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र एजेंडा विकास, विकास और सिर्फ विकास है। कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी के नए सीएम का रुख बेहद कड़ा है। सवाल यह है कि योगी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं क्या? कानून व्यवस्था, करप्शन, किसान, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें तुरंत एक्शन में आना होगा और ऐसा होता दिखा भी। आज जनगण मन में हम आपको ये दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि योगी के सामने चुनौतियां सचमुच में कितनी बड़ी हैं और उसके लिए वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने आज क्या कहा। 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान का खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। एक बार पुनः इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम अति शीघ्र दिखने लगेंगे। जनगण मन में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां क्या हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पिछले दरवाजे से आरएसएस का एजेंडा लागू कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी अंदर खाने क्या सोचती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विजन आखिरकार योगी सरकार का क्या है, क्या रहने जा रहा है, और उसमें अगले 5 साल के लिए रोडमैप किस तरीके का होगा। एक पूरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है, उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद अपनी डिबेट की हम शुरुआत करेंगे। संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ हैं। मुकेश नायक, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अनिल यादव हमारे साथ में जुड़ेंगे, एसपी के स्पोक्स पर्सन है। मौलाना मकसूदुल हसन कासमी, चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा से जाहिर सी बात है मेरा पहला सवाल होगा, और एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले तो शुभकामनाएं अगले 5 साल के लिए। मुझे ये बताइए, चूंकि प्रधानमंत्री की पसंद बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से ही भेजे गए योगी आदित्यनाथ कहे जा रहे हैं, क्या भेजते हुए प्रधानमंत्री ने योगी को कुछ यूपी के लिहाज से डूज एंड डोंट्स बताए थे, और अगर बताए थे तो प्रधानमंत्री ने यूपी को लेकर के योगी से अपनी ख्वाहिशें क्या क्या कही हैं?
देखिए, पहली बात तो है राशिद जी कि मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, जो कि पूरे भारतवर्ष में और खास करके उत्तर प्रदेश में बहुतायत रूप में देखा जाता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को और केशव मौर्य जी को, तीनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पूरे कैबिनेट को भी बधाई देना चाहूंगा। और जो आपका प्रश्न है कि ऐसा क्या देखा गया योगी आदित्यनाथ में कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, देखिए, ये विधायक दल तय करती है कि उनका मुखिया कौन होगा। और जो गुण है योगी आदित्यनाथ में, आप अगर देखेंगे 5 टर्म्स तक लगातार वो सांसद रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत गुणों के धनी होंगे, वरना कोई व्यक्ति 5 टर्म 1998 से 2014 के इस टर्म तक वो अगर सांसद रह रहा है तो स्वाभाविक है। आप उनके अटेंडेंस को देखिए, पार्लियामेंट में उनका अटेंडेंस भी 80% से अधिक है, जहां की जो नेशनल औसत है, नेशनल एवरेज है, वह भी 45% का है। कितना प्रश्न उन्होंने पूछा, वह भी नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है संसद के अंदर। प्राइवेट बिल जहां नेशनल एवरेज 1.5 का है, वहां योगी आदित्यनाथ जी का जो परफॉर्मेंस है वो 3 का है। तो स्वाभाविक रूप से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड योगी आदित्यनाथ शुरू से ही रहे हैं। और आज जैसे कि आपने देखा, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जो मुख्य ध्येय इस सरकार का है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र, जो हमारा मैनिफेस्टेशन था, उस मैनिफेस्टो में जो जो पॉइंट्स थे, जो जो बिंदु थे, उनको लागू करना, घोषणा पत्र के बिंदुओं को, कृषि आधारित विकास हो, चाहे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की बात हो, और युवाओं के लिए रोजगार का विषय, इन मुख्य बिंदुओं पर सरकार तत्क्षणात काम करना आरंभ करेगी। देखिए, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार से योगी कैसे लड़ेंगे, बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे, युवाओं का मसला क्या है, ये हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाते चले जा रहे हैं। राणा जी, अब यहां पर आपको ले आना बहुत जरूरी है इस डिबेट में। क्या 5 साल में, अगले 5 साल में क्या वाकई यूपी इस तरह से बदल जाएगा जैसा कहा जा रहा है कि उसका रूप रंग पूरी तरह से बदलने जा रहा है? क्या अगले 5 साल में वाकई जितनी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बीमारू राज की श्रेणी से बाहर चला जाएगा यूपी? आपको भी उम्मीद है? देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जो है ना, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी संभावना के साथ खड़ा है। अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मनमाफिक चीजें कर ली, अब 2-3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, सरकार जो है वो परसेप्शन से चलती है। नरेंद्र मोदी ने बताया, नरेंद्र मोदी के किए में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को सरकार के मालिक मुख्तार के तौर पर किस तरीके से पेश आना चाहिए, सरकार को कैसे चलाना चाहिए, सरकार के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में राय कैसी होनी चाहिए, ये नरेंद्र मोदी ने बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग तय करके दिखाया, बताया। उनके तहत अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो 3-4 बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। पहली चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की। जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर वाकई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल रहा है पिछले 15 वर्षों में। बार बार प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जैसे लोगों ने कहा कि 14 साल का वनवास जो है वो विकास का वनवास है, लॉ एंड ऑर्डर का वनवास है। आपने यह वनवास बीजेपी को हाशिए पर रखकर अगर दिया है तो आप ले आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सरकार है और केंद्र में है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में काया पलट हो सकता है अगर हमारी सरकार आती है तो। पहला कानून व्यवस्था, दूसरा विकास। जो आज उन्होंने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमको विकास चाहिए और सब लोगों का विकास चाहिए, तो ये जो सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं और कहते हैं, और योगी के आने से इस पर जो अंदेशा खड़ा हुआ था, जो सवाल खड़ा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की है। तीसरा सवाल है किसान। आपने अपने घोषणा पत्र में, जो अभी डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे थे, सीमांत किसानों की कर्ज माफी को आपने अपने घोषणा पत्र में रखा है और आपने बार बार चुनावी सभाओं में कहा भी है। अभी हाल ही में आपके कृषि मंत्री ने संसद में भी कहा कि अगर ऐसा हमारी सरकार आती है तो हम पहले काम यही करेंगे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो पहले किसानों का कर्ज माफ कीजिए आप। कानून व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने के जो भी तौर तरीके हैं आजमाइए, और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था हम दुरुस्त करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा मामला था कि आपने कहा कि जैसे मांगे इलीगल स्लॉटर हाउसेस, जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी पिछले साल की एक रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 126 स्लॉटर हाउसेस हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही लीगल है, बाकी 125 जो हैं वो इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं। यह बंद होने चाहिए। अगर इस पर अगर सरकार काम करती है, फौरी तौर पर काम करती है, अपने वादे के मुताबिक काम करती है, तो ये 3-4 जो बातें हैं यह फौरी तौर पर करना पड़ेगा। बाकी रोजगार देंगे, रोजगार पैदा करेंगे और युवाओं के मुताबिक काम करेंगे, महिलाओं के मुताबिक काम करेंगे, यह सब जो है वो लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसमें लंबा समय लगता है। अपने बारे में तुरंत राय अगर तैयार करना है तो जैसे योगी ने 2 बातें कही है कि आप जायदाद और जुबान,
जायदाद का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर हमारे सारे मंत्री दें और जुबान पर लगाम रखें। यह दो चीजें सीधे संदेश देती हैं कि सरकार जो है वो चुस्त होकर काम करना चाहती है, दुरुस्त होकर काम करना चाहती है, और जो भी काम करेगी शायद आगे वो जनता के मुताबिक और वादे के मुताबिक होगा। ठीक है, आपने चूंकि एक रैपिड रिस्पांस की बात की है, रैपिड रिस्पांस कुछ मुद्दों को लेकर के ये मैं संबित पात्रा से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मौलाना मकसूदुल हसन कासमी, चूंकि आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल को कितनी उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ से? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक अनएक्सपेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इन्हें प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। जनता का जनादेश है, इनकी मर्जी है, जिसको चाहें ये पेश करें। और योगी आदित्यनाथ जी के पीछे के बयानात तो बहुत ही झगड़ालू और तनाव की बात कीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पीछे जो अब तक जो लोग हैं सत्ता हासिल करने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये अब कुछ काम करेंगे और कुछ करके देश को दिखाएंगे, मुस्लिमों को साथ लेकर के चलेंगे। देखिए, हमें उम्मीद ये है, इन्हें टाइम देना चाहिए, इन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। उम्मीद है मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलेंगे। देखिए, अभी हम कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये शक क्यों है? अब तक जो रहे थे ये बहुत आजाद थे। इतना घुमा फिरा के मत बोलिए ना, सीधे ये बोलिए कि विश्वास है या नहीं है। नहीं, हमें विश्वास है, इस तरह का विश्वास है कि हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए इनसे। ये आखिर एक हुक्मरान बने हैं एक इतने बड़े प्रदेश के, और उम्मीद है कि ये सबके साथ इंसाफ करेंगे। ये माइनॉरिटीज को भी साथ लेके चलेंगे, हिंदुओं को भी साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चले जाएंगे, और ये इन्होंने जो वायदे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में उसको पूरा करेंगे। ये हमें उम्मीद है इनसे, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर पात्रा हंस रहा है। डॉक्टर पात्रा, पिछले 14 साल में हमने एक चीज देखी है, चाहे वो एक जमाने में बीएसपी की सरकार रही हो, एसपी की सरकार रही हो, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी सीएम की, नए सीएम की हुआ करती है ना, तो एक अपना रोड मैप या फिर एक अपना प्लान माइनॉरिटीज को भी लेकर के बताते हैं, बोलते हैं। आज की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटीज के लिए अलग से कुछ शामिल क्यों नहीं था? शायद अभी जबान में मौलाना कासमी भी ये पूछना चाह रहे होंगे। नहीं, इन्होंने माइनॉरिटी का मुझे नहीं लगता ही काश वो कह रहा है माइनॉरिटी का जिक्र ही नहीं किया अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो शायद ध्यान से सुना नहीं होगा मौलाना साहब ने। उन्होंने सबका साथ और सबके विकास के विषय में 2 दफे बड़े स्ट्रेस के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सबको लेकर डॉक्टर पात्रा, लेकिन देखिए अगर क्लास उन्होंने कहा था, लीजिए तो मैं बोल लूं, हम दोनों एक साथ बताएं। मौलाना साहब नहीं, मैं राणा मौलाना साहब नहीं हूं। पात्रा में राणा यशवंत बोल रहा हूं। अच्छा, जी राणा साहब पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके मुख्यमंत्री गरीब, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं तो वो फिर अकलियत की बात भी कर सकते थे। देखिए, आज तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रॉड टर्म्स पे बात किया, और ब्रॉड टर्म्स क्या है? ब्रॉड टर्म्स हमारा लोक जन कल्याण मंत्र जो है, घोषणा पत्र के जो मंत्र हैं, कृषि का मंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर का है, एम्प्लॉयमेंट का है, उसके ऊपर एक फौरी तौर से कि हम इस पे इमीडिएटली काम आरंभ कर रहे हैं। और खुद उन्होंने घोषणा में कहा कि अनौपचारिक कैबिनेट बैठक के बाद मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा हूं, आगे इस विषय पे बहुत सघन चिंतन करेंगे। देखिए, जहां तक मौलाना साहब का, हाँ, ये जी जो संबित भाई जो बात कहना नहीं चाह रहे मैं कह सकता हूँ जुबान पे। देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो वो कहते थे क्या माइनॉरिटी कमीशन, क्या होता है माइनॉरिटी। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने माइनॉरिटी वजीर भी बनाया। अब तो पहले जो बयानात दिए जाते हैं वो सत्ता हासिल करने के लिए बहुत आगे तक चल दिया जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आते हो, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अलग होता है। अब वो इन्होंने पहले तो टिकट भी नहीं दिया मुस्लिम को, लेकिन अब इन्होंने एक मुस्लिम वजीर भी बनाया। तो अभी देखना है हमें आगे क्या करना है। ठीक है, मुकेश नायक के पास भी चलता है। मुकेश नायक जी, आज जब कैबिनेट की जब आज शपथ हुई तो उसके बाद कई कैबिनेट मंत्रियों की इंडिया न्यूज से बात हुई, और ज्यादातर का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गड्ढे जो है वो खोदे हैं कांग्रेस ने, उसे और गहरा कर दिया एसपी ने, उसमें और भी ज्यादा गहराई ला दी बीएसपी ने। अब उन्हें हम पाटेंगे और अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को हम बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। इतना ज्यादा विकास पर जंग आप लोगों ने लगा दिया है, यह कहना है बीजेपी के तमाम नेताओं ने कि अब योगी आदित्यनाथ उस जंग को हटाएंगे और यूपी को एक अलग ही मकाम पर ले जाकर के पहुंचाएंगे। आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उनकी सरकार बने हुए बहुत कुछ घंटे हुए हैं, और ऐसे में कुछ एक अलग तरह का राग अलापना ये मैं उचित नहीं समझता। अगर उन्हें गड्ढे दिख रहे हैं,
और पिछली सरकारों में अगर गड्ढे हुए हैं और अगर उनकी भरने की इच्छा है तो ये बहुत अच्छा उद्देश्य है, उन्हें पूरा करना चाहिए ये उद्देश्य। और अगर पानी, बिजली, सड़क की बात होती है तो मुझे ये बात अच्छी लगती है। अभी किसी ने कहा कि भाई आप अल्पसंख्यकों के लिए आपको अलग से कोई नीति या की घोषणा करनी चाहिए थी, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी विकास के कार्यक्रम है, भौतिक लक्ष्य है, आर्थिक नीतियों की प्राथमिकताएं हैं, ये किसी जाति वर्ग के आधार पर तय नहीं होती है, जरूरत के आधार पर तय होती हैं। और जब सड़क बनती है तो उसमें सब जाति वर्ग और क्षेत्र के लोग उसका उपयोग करते हैं। ये इस आधार पर थोड़ी होता है कि ये मुसलमानों के लिए अलग सड़क बनेगी, हिंदुओं के लिए अलग सड़क बनेगी, सिखों के लिए ये आधार अलग किसने सड़क तैयार बनेगी। किया, ये शायद आपको भी मिल जाएगा। एक बड़ा अवसर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला है। अगर वो चाहे, एक मिनट, एक बड़ा अवसर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला है, एक पूर्ण बहुमत मिला है और एक बड़ा अवसर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला है, एक पूर्ण बहुमत मिला है और बहुत, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, इतने बड़े बड़े नेता दिए, लेखक दिए, साहित्यकार दिए, कवि दिए, कलाकार दिए, उस उत्तर प्रदेश की गौरव गरिमा और प्रतिष्ठा इस सरकार के हाथ में है। वो चाहे तो उसकी गौरव गरिमा और प्रतिष्ठा को आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक मेरा छोटा सा सवाल, सभी सरकारों का थोड़ा थोड़ा योगदान है और ये पूरी निरंतर एक लंबी यात्रा है जिससे उत्तर प्रदेश यहां तक पहुंचा है। ये चाहे तो यहां से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इनके हाथ में है। मुकेश जी, ये सुभाषितानी प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है आप भी जानते हैं। एक छोटा सवाल मेरा है, छोड़िए उस पर मुझे नहीं जाना है। पोस्ट मोदी एरा में, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में महाराष्ट्र में सरकार बनी, झारखंड में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, अब इन 4 राज्यों में सरकार बनी है। लेकिन सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर है, इसलिए कि एक चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी लेकर के आई है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा चेहरा है जिसको आप हार्डकोर हिंदू फेस कहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने पर आपको सवाल है या आपको लगता है कि नहीं, यह बीजेपी का सही फैसला है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ने साफ सुथरे ढंग से सीधा सीधा उनकी उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी उसको मूर्त रूप दिया है। इसमें कोई हर्जा नहीं, कोई पाखंड नहीं किया उनने। ठीक लगा, उनने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वो पूरा देश जानता है कि उनकी माइनॉरिटी के बारे में क्या सोच है। अगर उनके टिकट पर एक मुसलमान पृष्ठभूमि विनिंग कैंडिडेट नहीं होता है तो उन्होंने ये बात अच्छी बना लगी दिया कि साफ सुथरे मंत्री बना दिया। उनकी विचारधारा है उसको मूर्त रूप दिया और योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर पात्रा रिबेट करना चाहते हैं। हाँ, मौलाना कासमी आ रहा हूं। डॉक्टर पात्रा रिबेट करना चाहते हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए, इस पे पहली बात तो है, आज मुझे लगता है चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। जो हमारे विपक्षी है वो आज ज्यादा रस्साकसी करना भी नहीं चाहते हैं, तो कुछ एकेडमिक डिस्कशन हो जाए। आपने अभी कहा कि उग्र हिंदुवाद को हमने मूर्त रूप दिया। आप देखिए, जमीन पे जो हकीकत थी उसको 3 बातों को समझ लीजिए किन विषयों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया। नंबर 1, अपराध। और अपराध के बाद भी, अपराध से कोई पीड़ित व्यक्ति भी अगर पुलिस स्टेशन जाता था तो दुखद विषय है, पुलिस स्टेशन में भी धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो बेचारा उत्तर प्रदेश का जनता अपने छाती पे पत्थर रख के सह लेता था। हम इसको माने या ना माने, मगर ये होता था। दूसरी बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश में कमी थी, लोगों को नौकरी नहीं थी, बिजली नहीं थी, गड्ढे थे सड़क पे, ये विकास का मामला था। तीसरा एक बड़ा विषय था, अगर आपका पेट भी भरा हो, आपके पास धनबल भी हो, सब कुछ हो, मगर तुष्टीकरण था, और तुष्टीकरण किसी को अच्छा नहीं लगता। जिसको आप कह रहे हैं कि उग्र हिंदुवाद, आप इसको बहुत साइलेंटली सोच के देखिए। आज लोगों को लग रहा है चलिए कम से कम तुष्टीकरण तो समाप्त होगा। आज पुलिस स्टेशन में जो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस पर सुनवाई तो होगी। इसको आप उग्र हिंदुवाद मत कहिए, इसको कहिए कहीं ना कहीं तुष्टीकरण पे अंकुश लगा है। और मुकेश जी, मैं आपको सच बताऊं, बहुत लोग जुबान से नहीं बोल रहे हैं, वो दिल में बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि अरे ये हो क्या रहा था, कम से कम उस पर रुकावट तो आई। लेकिन डॉक्टर पात्रा, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिसको आप तुष्टीकरण कहते हैं, तुष्टीकरण के हक में आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। दूसरा पहलू कहता है कि आप सांप्रदायिक होते हैं। आप पर जो सांप्रदायिकता का सवाल खड़ा होता है वो आपके तुष्टीकरण के हक में आवाज उठाने की वजह से भी खड़ा होता है, इसलिए बार बार आपको सांप्रदायिक कहा जाता है। जिस तरीके से आपको सांप्रदायिक कह करके लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई, उसी तरीके से आप तुष्टीकरण का हवाला देकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं।
नहीं, राणा जी आपने बड़ा एकेडमिक सवाल पूछा है। आज मैं देखिए मैंने कहा कैंडिड कन्फेशंस, मैं दिल से बात करूंगा आज। आप देखिए, आप जब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो रहे थे और मैं टीवी चैनल ऑन करता था तो मेरे घर में एक व्यक्ति आया था, ऐसे ही, उसको कोई मतलब नहीं राजनीति से, वो सुन रहा था टीवी चैनल सुबह से शाम तक कहती थी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 18-19% मुसलमान है, अब ये 18-19% मुसलमान तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए सुबह से शाम तक जब ये चला, मुसलमान हमारे भाई हैं, कोई हमसे गैर नहीं है, मगर सुबह से शाम तक जब ये चलाते थे कि 18-19% ही तय करेगा सरकार किसकी होगी, तो जो बाकी लोग थे वो सोचते थे हम कहां गए, सब क्यों मिलकर तय नहीं कर सकते, ये 80% भी तय करे, 20% भी तय करे, तो ये आपने जाने अनजाने कंसोलिडेट किया है। आप देखिए मायावती जी सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, पहले कहती थी 97 लोगों को टिकट दिया, 100 से 3 कम लोगों को टिकट दिया मुसलमानों को, फिर कहने लगी चलो हिसाब बराबर करते हैं, 100 लोगों को टिकट दे दिया। सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मुझे माफ करिएगा कासमी साहब, मैं आपका मित्र हूं, आपका भाई हूं, आपसे जुदा नहीं हूं, मगर ये सब जो चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं जनता ने बहुत साइलेंटली इस पर वोट किया है कि ये कमाल है। तमाम पार्टियां मिलकर सिर्फ 20% की बात करेगी और कोई एक ऐसा पार्टी तो है जो कहता है डरो मत, हम उसके साथ भी हैं, हम तुम्हारे साथ भी हैं। पात्रा साहब, आप बोल रहे हैं कि आप दिल से बात कर रहे हैं, आज आप दिल से ही बोलिएगा। आपने अभी जो बात कही है, आपको यह बात सुकून देने वाली लग रही होगी, आप चाहते भी यही थे। उत्तर प्रदेश में आपने कोशिश भी यही की कि जितनी भी पार्टियां अब तक रही हैं उन्होंने हिंदुओं को हाशिए पर रखा है, मुसलमानों को तरजीह दी है। हिंदुओं के भीतर जो ये तकलीफ थी इसको आपने सहला करके उसको आपने भावना के तौर पर भड़काया या उसको उगाया और फिर आपको उसने वोट में आपने तब्दील किया। यह जो पूरा तूफान आपने उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, उसकी बुनियाद आपका विकास का बहुत बड़ा नारा नहीं है, उसकी बुनियाद भ्रष्टाचार नहीं है, उसकी बुनियाद यह भावना है जो हिंदुओं के भीतर थी, जो आपने पैदा की, उसको पोसा, पाला, बड़ा किया और वोट में तब्दील किया। दिल से नहीं राणा जी, देखिए कोई भी, हाँ दिल से बोल रहा हूं, कोई भी भावना पैदा नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं राणा साहब, आप भी जानते हैं और यहां तमाम लोग जानते हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं, न्यूज में दिखाया गया, जहां एक संप्रदाय की लड़कियां जब स्कूल जाती थी और दूसरे संप्रदाय के लोग उसे छेड़ते थे तो बाकी जो सेक्युलर कहे जाने वाले नेता है वो आंख फेर लेते थे, वो कहते तो क्या हो गया, ये तो सेक्युलरिज्म है, छेड़ने दो। हमने कहा रोमियो स्क्वाड बनाएंगे भैया, ना तो हिंदू छेड़े ना मुसलमान छेड़े, अगर हिंदू भी छेड़ेगा तो उसको भी छेड़ने नहीं देंगे, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जनता ये सुनना चाहती थी, जो सेक्युलर बन के आंख बंद करके ये कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग अपना सर गाड़ लिया बालू के अंदर, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तूफान आ रहा था, उसको लोग नहीं देख रहे थे। डॉक्टर पात्रा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मौलाना कासमी भी आपसे बात करना चाहते हैं और चूंकि यहाँ छेड़छाड़ को भी एक रंग सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग पहली होगी, क्या उसमें किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे करप्शन के खिलाफ क्या एसआईटी भी बना दी जाएगी। इन सभी पे किस तरह का रिस्पांस होगा नई सरकार का, एक छोटे से ब्रेक के बाद समझेंगे। सत्ता के शिखर पर जब एक सन्यासी पहुंच गया तो कोई कहता है कि किसान, रोजगार, महिला और नौजवान उनके लिए बड़ी चुनौती है, तो कोई ये कहता है कि तुष्टीकरण से बचना बड़ी चुनौती है। और जहां पर हम डिबेट छोड़ करके गए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना कासमी, आप संबित पात्रा ने जो कुछ भी कहा है उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं इन मुबारकबाद इस बात पर दूंगा कि बेसरो पैर की बातों को इतने सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा करने में ये इतने माहिर हैं और उनके बहाने से हिंदू भाइयों का जो खून खौलाने का काम किया गया, इससे ज्यादा माहिर कोई नहीं। मिसाल के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कहा रमजान में बिजली मिलती है, होली दिवाली पर नहीं, जबकि मामला बिल्कुल उल्टा। रिकॉर्ड जब देखा गया तो होली दिवाली पर ज्यादा दी गई। प्रधानमंत्री ने शमशान घाट, शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र किया। भाई शमशान घाट की पर कब्जे नहीं होते, वहां शमशान घाट से लोग दूर भागते हैं, धारणा है, ख्वाबों में आ जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों पर कब्जा ज्यादा किया जाता है, इसलिए उस पर। लेकिन ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टियां दूसरी नहीं, ये बातें देश को बताने में नाकाम रहे और बेसरोपैर की बातों से, तुष्टिकरण से हिंदू भाइयों का जो खून खौलाया गया उसमें ये बड़े कामयाब रहे और प्रचंड इन्हें बहुमत मिला। तो एक ये बातें हैं कि प्रोपेगेंडा करने की और छोटी सी बात को सुई का फावड़ा बनाने का, कैराना में एक्सोडस हो रहा है, पलायन हो रहा है, कुछ भी नहीं, 1-2 आदमी चले गए वो भी रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन बात को इतनी
ताकत से और इतने जबरदस्त मिशनरी अंदाज में पेश करते हैं तो देश को लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को लगा हिंदू भाई इस वजह से ये। लेकिन अब इनके पास सरकार है, अब इनकी अपनी सरकार है, अब ये बातें ये नहीं कह सकते, अब इन्हें काम करके दिखाना होगा और उत्तर प्रदेश की जो हालत खराब है उसको सही करके दिखाना होगा। जो ये बता रहे थे उसको ठीक करके दिखाना होगा, तो इसकी उम्मीद करते हैं। ठीक है अवधेश जी, डिबेट के पहले हिस्से में जो राणा जी बोल रहे थे वो एक बड़ा अलार्मिंग साइन था। उनका ये कहना था कि सिक्के का एक पहलू जो ये है जो कहता है कि तुष्टीकरण कर रहा है, लेकिन सिक्के का वही दूसरा पहलू जब ये कहता है कि तुष्टीकरण नहीं कर रहा है तो वो पहलू जो है वो सांप्रदायिक रंग ले लेता है। क्या इस तरह कोई खतरा आपको भी नजर आता है? देखिए, मैं तो इतनी देर तक शांत रहना मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा। लेकिन पहले मैं मौलाना काजमी की बातों का जवाब दूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े जनादेश को कोई ये कहे कि केवल हिंदुओं को भड़का के ये 325 सीटें ले आई गई हैं, तो जाहिर है कि ये उन्होंने ये नहीं कहा कि सीट जो है भड़का करके आई, उन्होंने कहा कि बहुत बुद्धि से भड़काया। मैं चुप था, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, किसी भी जनादेश को इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें सपा और बसपा के द्वारा जिस निर्लज तरीके से मुसलमानों के वोट मांगे गए उसके विरुद्ध एक हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई। लेकिन इस पूरे जनादेश को यह कहना कि भाजपा ने सांप्रदायिक मोड़ दे दिया, कैराना का कह दिया और कब्रिस्तान को बात कर दी और उसके कारण हिंदू भड़क गए, यह इस जनादेश का अपमान होगा और जनादेश का बहुत सरलीकरण होगा। इसलिए मैं ये, चूंकि मुसलमानों के नेता हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी करीब 3 साल से केंद्र में है। मैं कम से कम उसके अनेक नीतियों से मैं सहमत हो सकता हूं, नरेंद्र मोदी के अनेक विचारों से मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन इतना सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि 2.5-3 साल में कम से कम इस केंद्र की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जो कर सके। मैं काम करता हूं। अब मैं आ जाता हूं। आप देखिए, एकेडमिक बहस को बहुत लंबा नहीं खींचता, मैं एक बिल्कुल सीधी बात करता हूं। देखिए, 1 मिनट बस अपनी बात आप पूरी करेंगे। संबित पात्रा से मैं एक चीज पूछ लेता हूं। संबित पात्रा बहुत बोले हैं, जरा 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। संबित पात्रा का लगभग कोटा पूरा है, कोटा मेरा बाकी है, क्योंकि मैं जल्दी बोला ही नहीं हूं। देखिए, मेरा कहना यह है कि सब जब हम बात कर रहे हैं कि चुनौतियां क्या है, देखिए जितना बड़ा जनादेश होगा चुनौतियां उतनी ही बड़ी होती हैं। और सामान्य कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो उसकी पहली चुनौती होती है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। लेकिन चूंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने या तो स्वयं या उनकी हम मीडिया के द्वारा एक बनाई हुई छवि है, तो योगी आदित्यनाथ के साथ एक समस्या भी है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा उनके लिए ये लाभ का भी है कि मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग मान के चल रहा है कि इस आदमी के पास न तो प्रशासनिक अनुभव है, न इस आदमी के पास कुछ है, ये तो केवल हिंदुत्व का आदमी है। इसमें अगर वो बेहतर करके दिखाते हैं तो फिर वो एक जैसे नरेंद्र मोदी की एक छवि बन गई है वैसे उनकी छवि बन जाएगी। और आज की पत्रकार वार्ता से मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं, जिसमें उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा है कि मेरी सरकार बगैर भेदभाव के सभी के लिए और जन कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करेगी। अगर इस सूत्र पर सरकार आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि चुनौती का सामना कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मुकेश जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने पिछले अनेक चुनावों में देखा है कि चुनाव के पहले जो वक्तव्य है, जो भाषा है, जो विचार है, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं सत्ता और सिंहासन तक पहुंचाने के। और जैसे ही सत्ता और सिंहासन पर व्यक्ति बैठता है तो फिर वो उसकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस बीजेपी में शुरू से है, ये अंतर्विरोध। देखिए, इनका स्वदेशी विचार मंच क्या कहता था, आज उसकी क्या हालत है। जीएसटी पर इनका क्या वक्तव्य था, आज क्या हालत है। धारा 370 को लेकर, सभा नागरिक संहिता को लेकर, मंदिर को लेकर जो ये कहते थे, आज इनकी क्या हालत है। देखिए, ये दीपावली, कब्रिस्तान, मरघटा, इस सब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मंदिर मुद्दे पर इनकी विश्वसनीयता कम हो गई है, इसलिए ये प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल पोलराइजेशन भर नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है। गवर्नमेंट से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और बीजेपी ने सिस्टमैटिकली जो एंटी इनकम्बेंसी थी उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था को लेकर, जातिवाद को लेकर और एक समुदाय के तुष्टीकरण को लेकर,
बहुत सिस्टमेटिकली चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे ढंग से जनता के बीच में वो मुद्दे रखे और वो मुद्दे उनके दिमाग में भी जनता क्या कह रहे हैं? मुकेश जी वही बात कर रहे हैं 2014 के लोकसभा में और इतना इनकी पार्टी पूर्ण के लिए बहुमत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला। डॉक्टर पात्रा कुछ कहना चाहते हैं? बस मुकेश जी, आपने जो कुछ भी कहा है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कामयाब होने के जितने भी आधार रहे, जितने भी कारण रहे, वही आधार और वही कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के जीतने के आपकी पार्टी के खिलाफ रहे हैं। जो आपने किया और जिस तरीके से दिल्ली में मोदी आ गए, जो वहां अखिलेश ने किया, जिस तरीके से वहां फिर योगी आदित्यनाथ आ गए, स्थितियां दोनों कमोबेश एक सी ही हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मेरे पक्ष में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत बड़ी जीत हुई है, आज मुख्यमंत्री बने हैं, मगर थोड़ा सा मजा तो मैं भी कर सकता हूं। मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं और मुकेश जी ने अभी एक लंबा भाषण दिया जिसमें उन्होंने बार बार कहा आज आपकी हालत क्या है। मुकेश जी, इतनी बार आज आपकी हालत कह रहे थे, आप थोड़ा सा सोच लेते कि आज आपकी हालत क्या है और ये क्यों है। अभी आपने अनायास ही सत्य कह दिया और मैं बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा कि हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट फेलियर हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस फेलियर को जनता तक लेकर सच्चे रूप से दिखाया। आज मुकेश नायक, जो कि कांग्रेस का एक इतना कद्दावर प्रवक्ता है, वो मान रहे हैं कि गवर्नमेंट फेलियर था। ये अभी जुमा चुमा 4 दिन नहीं हुआ, आप गवर्नमेंट फेलियर मान गए, मगर वही राहुल गांधी जाके उस फेलियर गवर्नमेंट के साथ क्यों खड़े थे? केवल अपने सत्ता के लिए, अर्थात अपने सत्ता लौलुपता के कारण आप ये जानते हुए भी कि गवर्नमेंट फेलियर है, आप उस फेल्ड गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। मतलब आप जनता को बरगला रहे थे। हम बरगला नहीं रहे थे साहब, हम सच बोल रहे थे और आपने अभी माना कि आप जनता को झूठ बोल रहे थे, इसलिए सच जीत गई और झूठ हार गया। डिबेट के इस 40 मिनट के लगभग 30-35 मिनट के हिस्से में राणा जी, मुझे जो समझ में आया वो ये कि कानून व्यवस्था का चाहे मुद्दा हो, चाहे किसानों का हो, रोजगार का हो, महिलाओं का हो, नौजवान का मुद्दा हो, इन सभी को लेकर के किसी भी तरह का कोई क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है। लेकिन जहां पर हिंदुत्व की बात आती है, जहां पर सांप्रदायिकता की बात आती है, जहां पर भगवा रंग की बात आ जाती है, वहां पर यह क्रेडिबिलिटी योगी आदित्यनाथ को लेकर के कम क्यों है? और क्या ये क्रेडिबिलिटी अगर कम है तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है योगी के लिए? राशिद, मुझे लगता है ना कि भारतीय राजनीति को 2 हिस्से में अब बांटा जाएगा जब कभी भी राजनीति को समझने की कोशिश की जाएगी। एक पोस्ट मोदी और एक प्री मोदी। सांप्रदायिकता को लेकर के बीजेपी को हाशिए पर रख करके जिस तरह की राजनीति गैर बीजेपी दलों ने की है, बीजेपी ने तुष्टीकरण को लेकर के बाकी दलों के खिलाफ उसी तरह की राजनीति करनी शुरू कर दी है। बस फर्क क्या है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है, सत्ता में आकर के वो रास्ता वो अख्तियार नहीं कर रही है। यानी कि सत्ता में रह करके शासन करने के रास्ते अलग, चुनाव जीत करके सत्ता में आने के रास्ते अलग। और यह जो संघीय ढांचा है, संविधान के भीतर काम करने की जो मर्यादा है, इस मर्यादा के मुताबिक आपको इस देश में सरकार चलानी पड़ेगी। लेकिन जो ये सारे नारे गढ़े जाते हैं, राम मंदिर चला लो, तुष्टीकरण चला लो, ये जितनी भी चीजें हैं वो सत्ता तक आने के रास्ते हैं। और यही काम पहले वो बीजेपी का हवाला देकर के बाकी दल कर रहे थे। सत्ता में आकर के वह दलित, ओबीसी और बाकी जो वोट बैंक था उसको कहीं न कहीं उनका पृष्ठपोषण कर रहे थे, उनकी खैरियत देख रहे थे। बीजेपी आने के बाद ये देखती है कि जो मेरा वोट बैंक है, हिंदू सेंटिमेंट, उसने जातियों की दीवारें इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि उसके पास लगता है कि जातियों की दीवारें रहेंगी तो ये लोकल पार्टी जो है ये खड़ा होती रहेंगी, इनको खत्म करना है तो जाति की दीवार तोड़नी पड़ेगी। और जाति की दीवार तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार उसके पास हिंदुत्व है। और हिंदुत्व को लेकर के वो सभी पूरी मेजोरिटी को एकजुट कर सकती है, लामबंद कर सकती है और सत्ता में आने के लिए अपने आधार को बहुत मजबूत कर सकती है। बीजेपी को बात समझ में आ गई है, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में आना यही एक मात्र वजह है। मौलाना कासमी, आप अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन चूंकि इस डिबेट में एक तरीके का गेम चेंजर ट्विस्ट दे दिया है राणा जी ने। डॉक्टर पात्रा, हमें यह समझाइए कि सत्ता में आने से पहले आप लोग T20 मैच क्यों खेलते हैं और सत्ता में आने के बाद आप लोग टेस्ट मैच क्यों शुरू कर देते हैं? अगर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं राणा जी की बात। देखिए, राणा जी बहुत सम्मानित है, मगर मैं राणा जी की उस बात से सहमत नहीं हूं कि सत्ता में आने के लिए हमने किसी प्रकार का छल कपट किया है, मतलब कुछ कहा है और कर कुछ और रहे हैं। देखिए, आप प्रधानमंत्री के जो बयान को कोट कर रहे हैं बार बार, कब्रिस्तान और स्मशान वाला, होली दिवाली वाला, बिजली वाली, आप उस पूरे बाइट को दिखाइए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, होली में भी बिजली मिले और ईद में भी बिजली मिले, उन्होंने दोनों का कहा है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आज लिखित कहता हूं
कि हमारी सरकार भेदभाव नहीं करेगी, और ये कहना कि भेदभाव नहीं होता था, ये सच्चाई से आंख मूंदना है। बहुत सारी चीजों पर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा भेदभाव का मात्रा था कि उत्तर प्रदेश में लोग परेशान थे। ये ऐसे ही मैंडेट नहीं मिलता है कि हम जाके भाषण दे दिए और लोगों को बरगला दिया, और जैसे मौलाना साहब कह रहे थे सुई का फावड़ा बना दिया। कोई सुई के फावड़ा बनाने से वोट नहीं होता है। मौलाना तस्लीम, मौलाना होता तस्लीम, है। डॉक्टर पात्रा जो बात अभी तक कहते चले आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि असली मलाई जो है आप ही लोगों ने खाई है। इसका मतलब ये है इतना तुष्टीकरण हो गया आप लोगों का। असल में जब तुष्टीकरण की बात आती है ना, तो दो तरह के तुष्टीकरण है, मेजॉरिटी तुष्टीकरण, माइनॉरिटी तुष्टीकरण। तो हमेशा जो मेजॉरिटी तुष्टीकरण का काम करेगा वही फायदे में रहेगा, वही मलाई खाएगा। और जो मेजॉरिटी के तुष्टीकरण की बात करते हैं, माइनॉरिटी के सो काल तुष्टीकरण को बढ़ा करके पेश करते हैं। ये देश की भी हिस्ट्री रही है। मेजॉरिटी का तुष्टीकरण करते हैं तो आप उन्हें सांप्रदायिक कह देते हैं, इसलिए कि वो 80% होते हैं, वो कंसोलिडेट हो जाते हैं और वोट मिल जाता है। ये ऐसा है, फायदा होता है उनको। और ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण, ये जो संबित भाई बात कर रहे हैं, वो यहां भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से आएगा अगर हिंदू तो उसको नेशनलिटी मिलेगी, कोई दूसरा आएगा तो उसको नहीं मिलेगी। इसलिए ये अपने उसमें भी लिख देते हैं मैनिफेस्टो में। तो तुष्टीकरण तो है। यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी को, तो यहाँ पर आप पूरा एक सिर्फ इस वजह से पूरी जो गंगा की जगह पर, जमुना की जगह पर आप पूरी बनाने के दे देते हैं ताकि तुष्टीकरण हो जाए। फिर कोर्ट के सामने आप बहुत ज्यादा डांट पिटकार कहते हैं। तो तमाम तुष्टीकरण हर जगह हो रहा है, फायदे में वही रहता है जो मेजॉरिटी की तरफ। तुष्टीकरण का अर्थ यह होता है कि माइनॉरिटी के अंदर एक भय पैदा करो मेजॉरिटी के बारे में और उसको डराओ मनोवैज्ञानिक रूप से और कहो कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, और होता है। मेजॉरिटी का तुष्टीकरण नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी, जरा बात पूरी कर लूं, मेजॉरिटी को उसका वो भय नहीं होता है। हमेशा ये पीजमेंट जो है, जब ये बताया जाएगा कि आपकी तादाद कम हो रही है और माइनॉरिटी की तादाद बढ़ रही है और आप हमेशा माइनॉरिटी के लिए प्रयोग हुआ है और आप देश में तुष्टीकरण। देखिए मेजॉरिटी भारतीय जनता में आ जाती। अरे मेजॉरिटी तुष्टीकरण होता है 1950 में जनसंघ बनी, जनसंघ सत्ता में आ जाती। माइनॉरिटी तुष्टीकरण के विरुद्ध जो देश में प्रतिक्रिया हुई 1989 से, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी भले किसी मुद्दे पर चले, लेकिन ये मेजॉरिटी तुष्टीकरण का कंसेप्ट कोई है ही नहीं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं, आपके लिए भी ये बहुत सही होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कर रहे हो नहीं कि मुसलमान बढ़ गए, तो मुसलमानों की तादाद आपने रिकॉर्ड को जोड़ के ये तुष्टीकरण नहीं। आपने ये कहा जा रहा था कि कश्मीर बताया कि हम आपके रक्षक हैं, आपने यहाँ से हिंदू को बढ़ाया जा रहा है, तुष्टीकरण नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जा रही है, लेकिन यह जरूर है कि इस देश में 18 से 19 करोड़ की आबादी जो है उसको वोट बैंक के रूप में अपने पास रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए, अपनी गिरफ्त में रखने के लिए तरह तरह की तरकीबें अख्तियार की गई अलग अलग दलों के जरिए। आप उसको तुष्टीकरण का नाम दे सकते हैं, जो गैर बीजेपी दल थे, और इसको बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण है। दिक्कत यह है कि जितने भी मुसलमान नेता रहे, वो आजम खान हो सकते हैं, ओवैसी हो सकते हैं, इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा, अपना बनाया। मुसलमानों के जो नेता रहे, दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के नेता हिंदू रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, मायावती रहे, इन लोगों ने भी मुसलमानों का कुछ किया नहीं। इसलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल फांकती रह गई। मुसलमान तबके का इस देश में कुछ भी भला नहीं हुआ। वो हाशिए पर खड़ा है, हाशिए पर है। उसकी नुमाइंदगी, उसके मालिक मुख्तार हिंदू नेता हुआ करते थे, और कुछ मुसलमान मुस्लिम चेहरों को अलग अलग दलों ने डेकोरेटिव पीसेस के तौर पर अपनी अपनी पार्टियों में रखा, बोलने के लिए, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, आजम खान हो, बस जितने भी चेहरे आप ले लीजिए, इन चेहरों को सिर्फ डेकोरेटिव आइटम के तौर पर रखा गया। वो पार्टी की तरफ से बोलते हैं, आपकी जमात के हक में बोलते हैं, आपकी जमात का वोट लेकर के अपनी पार्टी के हिस्से में देने के लिए करते हैं। यही इस देश के मुसलमान की त्रासदी है, यही उसका सच है। और मुसलमानों में भी वही नेता, सुनिए, जो मुसलमानों के मसले की बात करेगा कि ये सही मसले है, वो मुसलमानों के बीच नेता नहीं बनता है। एक मुसलमानों को फुटबॉल सांप्रदायिक बात करता है, वो मुसलमानों फुटबॉल में दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों को अब तक एक फुटबॉल की तरह यूज किया है। दलितों के साथ भी हुआ है। इस देश की राजनीति ने
अलग अलग तबके में पूरे देश को बांट करके उसका इस्तेमाल अपने तरीके से नहीं, मैं बता रहा हूं दलितों के साथ ज्यादा होता है, दलितों के साथ और ज्यादा होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया दलितों के मामले को बिल्कुल भी नहीं उठाता। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मीडिया उठाती ये है। सच्चाई है, नहीं बताना चाहिए। राशिद जी, देश एक करवट ले रहा है। अब सांप्रदायिकता की, जातीयता की राजनीति अभी टूटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टूटने की ओर बढ़ रही है। इसको समझ के आगे का मूल्यांकन करना होगा। एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुश्मन का भाव जो आप लोग पाल के रखते हैं और बाकी पार्टियों का पुनर्विचार करिए। आप कह रहे हैं ना, उसमें खतरा भी है। अवधेश जी कहते हैं कि जातियों की जगह टूट रही है, तो जातियों की जगह टूट रही है, सांप्रदायिकता की दीवार उतनी मजबूती से खड़ा हो रही है। नहीं, आप बीजेपी के हक में ये बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांप्रदायिकता की दीवार खड़ा करके जातियों की जकड़न तोड़ रही है। तो बीजेपी भी जाएगी। अगर सांप्रदायिकता की दीवार खड़ी करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो उसको भी इस देश की जनता नकारेगी। 45 मिनट में मुझे पहली बार 45 मिनट में मुझे पहली बार अभी लगा कि अवधेश जी जो है प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोलना है, वरना 45 मिनट से मैं यही सोच रहा था कि दोनों बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ में बैठे हुए हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए, मैं आपको बताता हूं, 45 मिनट से मैं भी डिबेट में हूं। आज विषय था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए क्या करेंगे, किस विकास के पथ पर लेके जाएंगे। आज मगर 45 मिनट से हम डिबेट में एक ही शब्द को बार बार सुन रहे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और जाने अनजाने जरा सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। मुसलमान मुसलमान और जाने अनजाने जरा सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। अरे सड़क बनेगा तो मुसलमान सुनना नहीं चाहते क्या? सिर्फ ईसाई भी चलेगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। देखिए, फोकस सब पे होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर सड़क बनेगा तो क्या मुसलमान को कोई वंचित रख देगा, या कोई बोलेगा केवल हिंदू ब्राह्मण चलेगा सड़क के ऊपर? अस्पताल खुलेगा और किसी बच्चे को जन्म देना होगा तो क्या डॉक्टर पूछेगा तू मुसलमान माँ है या हिंदू माँ है? अरे वो तो महिला है। प्रसव पीड़ा तो हिंदू को भी उतनी होती है, मुसलमान को उतनी होती है। मगर हम लोग, बुरा मत मानिएगा राशिद जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा टेक अवे है, एक लेसन है। हम में से बहुत लोग आइवरी टावर पे बैठ के सोच रहे हैं कि जमीन की परिस्थिति कुछ और है और ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। मगर आइवरी टावर से नीचे उतर के देखिए तो आप जानिएगा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि जनता इससे निकलना चाहती थी। और आज बुरा मत मानिएगा, इस भगवा रंग में हिंदू नहीं देख रही है, इस भगवा रंग में वो एक न्यूट्रलाइजर देख रही है कि ये अपीजमेंट नहीं करेगा। लेकिन एक रंग नजर आता है, और जब रंग नजर आता है तभी लोगों को तभी लोग एक रिजर्वेशन की नजर से, या फिर एक अंग्रेजी में कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट की नजर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर संबित पात्रा, मुकेश नायक जी, मौलाना मकसूदुल हसन कासमी, अवधेश कुमार जी और राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिला जुला करके आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को 21वां मुख्यमंत्री तो मिल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर चाहती है कि मंडल कमंडल के दौर से बाहर आए उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आए उत्तर प्रदेश और विकास के पथ पर एक नए पैमाने के साथ में आगे बढ़े। वक्त ब्रेक का हो चला है जनगण मन में, आज के लिए इतना ही।